चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CH2Cl2 बनता है और फिर ये रिएक्शन होता है क्लोरीन से और फिर HCl बाहर निकल जाता है और CHCl3 बनता है जिसे सभी बच्चे क्लोरोफॉर्म कहते हैं और फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगा, फिर HCl बाहर निकल जाए क्योंकि ये हाइड्रोजन है और CCl4 लास्ट प्रोडक्ट बनता है। यही चीज नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ अच्छे पॉइंट नोट करने हैं जो कंपटीशन दृष्टि से और 12th एग्जामिनेशन में जो एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रिवाइज कर दीजिए दो दिन पहले वाला ये वाला रिवाइज कर, जो अभी स्टार्ट किया उसको रिवाइज कर दीजिए। अच्छा हाँ शुरू कर दीजिए। तो सभी बच्चे देखें कि जो बीच में करेक्शन हो गया था। सभी बच्चे देखें कि जो पहले तो हम एल्केन का फॉर्मेशन पर एल्किल हैलाइड का किससे कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन से करेंगे और पहला है वो एल्केन। और एल्केन का जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं तब हैलोजिनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हैलोजन एल्केन से रिएक्शन कर लेता है और जब ये एल्केन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जैसे सभी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता चला जाएगा बारी बारी से और तब तक ये चलती रहती है श्रृंखलाबद्ध चेन वाइज जब तक सभी हाइड्रोजन हट न जाए। इस चीज की चर्चा नेक्स्ट टाइम पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बताया है। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो देख करके तब इसको आप देखेंगे, अभी तो आप देखते रहिए, इसके बाद देखेंगे आपको पूरा आएगा। क्योंकि हर लेक्चर को जो बारी बारी बच्चों को रिपीट नहीं, अभी आपके पास है वो लेक्चर आपके पास है तो सिस्टमैटिक ढंग से आज 4th लेक्चर है तो पहला दूसरा तीसरा, अब इसके बाद आप जाइए और देखिए कितनी आनंद आता है पढ़ने में। और नहीं तो बीच में से पढ़ेंगे तो बच्चे लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है क्या हो रहा है ऐसा, तो इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है उसको भी हमने डिस्कस किया है। और आज हम कुछ इसके अच्छे टर्म को लेंगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या होता है। पहला, हैलोजिनेशन प्रोसेस में जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है, रिएक्शन की जो रेट होता है, ऑर्डर नहीं बोलेंगे, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है इनकी चीजों पर। कौन से रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, उनका रेट क्या होगा। तो इसमें पहली पोजीशन होती है, पहला है अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को देखते हैं तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जिसकी कम होगी, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हाइड्रोजन का। दूसरी कंडीशन आई यहाँ पर, दूसरी कंडीशन ये है कि सभी बच्चे एल्केन भी कई तरह के पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास R और C और H है, अब यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई भी। अगर कोई बच्चा यहाँ R का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, CH3 है, मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप है, और या C2H5 है या C3H7 है, इस प्रकार से ये एल्किल ग्रुप है। ये कौन से ग्रुप है बोलो, इसे हम कहते हैं एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप में तो कार्बन तो है तो यहीं पर इस चेन पे लग जाएंगे। और अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने आपको बताया होगा कि जो कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, देखो यहाँ 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 ये है, तो उसे हम कहते हैं टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम। और अगर हम यहाँ पर देखें कि एक और है, इस प्रकार से R है और H है और C, इसके बाद आपका X है, तो यहाँ पर अगर बच्चे लोग गौर करें तो आप पाएंगे ये कार्बन केवल 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः सेकेंडरी या 2 डिग्री है। और अगर हम इस प्रकार से लिखें R, H और X, तो ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये। तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है बोलो, प्राइमरी है, या इसे बच्चे लोग 1 डिग्री ही कहते हैं। और एक स्पेशल टाइप का जिसे 0 डिग्री बच्चे लोग बोलते हैं, H, ये तो मेथेन ही तो है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब
ये मीथेन है, इसे हम 0 डिग्री भी कार्बन कहेंगे। 0 डिग्री का मतलब उसमें केवल एक ही कार्बन है ही है। तो अगर हम इनके रिएक्टिविटी को देखते हैं कि मतलब कि जहां पर टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन होगा और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी से लगा हुआ हाइड्रोजन होगा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी से लगा हुआ हाइड्रोजन होगा और इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन से लगा का एक ही कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है। तो हम पाते हैं जो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम से। और ये और भी कम रिएक्टिव हो जाता है 1 डिग्री हाइड्रोजन से। और सबसे कम जो होता है वो 0 डिग्री हाइड्रोजन से आता है। तो सभी बच्चे देखें कि इनकी रिएक्टिविटी का ये आर्डर होता है और हैलोजन की रिएक्टिविटी का ये आर्डर होता है। कहने का मतलब अगर हैलोजिनेशन कराओगे इसमें और इसमें तो कौन इजीली देगा हैलोजिनेशन? टर्सरी। क्यों देगा? क्योंकि रूल तो यही कहता है। अभी क्यों देगा अभी हम आपको बता रहे हैं कैसा क्यों होता है। छोटे छोटे रूल जो बच्चे लोग आप फर्स्ट ईयर में सर ने पढ़ाया होगा तो माइंड से निकल जाता है। तो हम जब यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं उस रूल को कैसे क्या होता है आगे बताते हुए तब चलेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, समझते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन होगा? आयोडीन। और अगर हम एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का आर्डर देखें तब हम क्या पाएंगे? टर्सरी सबसे अधिक, पहले कहीं पर होगा तो यही रिएक्शन करेगा, इसी का रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन द्वारा। अगर ये है तो इसका होगा, इस प्रकार से। अब सवाल ये उठता है कि अगला पॉइंट देखो इसका, देखो सभी बच्चे अगर देखें कि जो हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, और एक रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं CH3 है और H है, यही तो आपका मीथेन है। और इस मीथेन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं ब्राइट लाइट में कराते हैं या डायरेक्ट सनलाइट में कराते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट को क्या कहते हैं बच्चा लोग? ये डायरेक्ट सनलाइट है, सीधे सीधे सूर्य के प्रकाश में कराते हैं। अभी तो जो हैलोजिनेशन आपने देखा ये डिफ्यूज लाइट में चल रहा था। डिफ्यूज लाइट का मतलब विसरित प्रकाश। विसरित प्रकाश का मतलब कि जैसे खिड़की दरवाजा खोल दीजिए, बाहर से खिड़की से कोई प्रकाश आ रहा है तो डिफ्यूज लाइट कहलाता है। अगर इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में कराते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर सीधे सीधे सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं, तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। कहने का मतलब कि जो क्लोरीनेशन होता है सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में, वो एक्सप्लोसिव होता है, वायलेंट रिएक्शन हो जाती है। वायलेंट का मतलब बहुत तेजी से हो जाता है और बनता है, ये सब को तोड़ देगा। जितने भी कार्बन हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं, एक क्लोरीन से सब रिएक्शन कर जाते हैं तो बचता है कार्बन, और यहाँ पर हम वो लेते हैं और फिर बनता है 4HCl, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। और सभी बच्चे जानते हैं ये गैस होती है। अगर हम आपसे पूछे HCl क्या, तो आप एसिड कहते हैं ना। यहाँ पर जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तब ये एसिड होगा। अभी ये गैस होता है, सभी बच्चे हाई स्कूल में पढ़े होंगे HCl गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसी को हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक कालक होती है। जैसे कोई दीपक वगैरह जलाते हैं तो जो धुआं उठता है तो वहां कालक जमती है, वो कार्बन ब्लैक ही है। और आप जानकारी के लिए जान लीजिए, कार्बन ब्लैक जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर, ये प्रकृति में पाए जाने वाला
कार्बन के अपरूप का सबसे शुद्ध रूप होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो आप कहेंगे कार्बन ब्लैक, या इसी काजल भी कहते हैं। काजल, बरेली का सुरमा इसी से बनता है, बरेली का सुरमा जो है इसी से बनता है, ठीक है का, और इससे इंक बनाई जाती है, डायमंड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तमाम, और दूसरी बात ये है, ये कार्बन जो होता है अगर चारकोल से निकलता है तो वही एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है, और ये इसमें एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। आगे हम आपको बताएंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेडिकल साइंस में। तो सभी बच्चे देखें कि अगर तीसरा पॉइंट हमने आपको दिखाया कि जब भी हम क्लोरीनेशन सनलाइट में करते हैं तो क्या बनता है, बोलो, कार्बन ब्लैक। ध्यान है बच्चे लोग, यहाँ पर वो लिखा रहेगा, अगर ऐसा दे दिया, ब्राइट लाइट दे दिया है, व्हाट हैपन व्हेन मेथेन रिएक्ट टू क्लोरीन इन ब्राइट लाइट, तो केवल आपको रिएक्शन देना होता, लिखना कुछ नहीं होता। बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो केवल रिएक्शन पूछता है। अब आप उसको लिखते हैं फलाना ढकनवा को कराए, फलाने बना, अच्छा लगा, वो काजल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखना तो है ही नहीं है, केवल आपको रिएक्शन दे देना है। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान दिया करिए, अब आप जब समय कम होता है, हम लोग काफी जांचते हैं, समय कम होता है, तो अगर कोई बच्चा इसको बैलेंस नहीं कर पाए तो उस पर नंबर नहीं कटता है। नंबर कहाँ कट जाता है, जब वो किसी का इंडस्ट्रियल लैब प्रोसेस पूछा जाए, तब वहां आपको संतुलित करना है। अगर संतुलित करने में आपको बाधा हो रही है तो प्रोडक्ट की जो लिखे हुए हैं रिएक्टेंट, उनके फार्मूले सही लिखे हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। तो हाँ, दूसरी बात ये है, जो फ्लोरीन अभी सभी बच्चे पढ़े हैं वो तो बहुत रिएक्टिव होती है, और ये फ्लोरीन की रिएक्शन हर समय एक्सप्लोसिव होगी, मतलब कि हर समय ये विस्फोटक का क्रिया देगा। फ्लोरीन गैस द्वारा हम एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर पाते हैं, वो भी इस मेथड से सनलाइट में। क्यों? क्योंकि ये तो तुरंत विस्फोटक रिएक्शन हो जाती है। इसको बनाने के लिए हम एक नया रूल अप्लाई करते हैं, जिसे शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसकी बात ले लीजिए। हाँ, जरा देखिए, अब एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि आपने देखा कि अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे अगर हम RH, ये आपका एल्केन है, और इससे हम आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी सनलाइट में, ठीक है, तो ये रिएक्शन वैसे होगा, तो बने क्या, बोलो, RI बनेगा, और आयोडीन आपका जो HIE बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये बन रहा है, लेकिन ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। कहने का मतलब, पहले जो एल्किल हैलाइड बन रहे थे, वो जो HH हाइड्रोजन एसिड भी बन रहा था, इससे रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन आयोडीन के केस में इसका उल्टा हो जाता है। ये रिएक्शन करते भी रहते हैं, थोड़ी देर के बाद ये टूटने भी लगता है और इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए ये जो HI बन रहा है, ये इसी से फिर रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब क्या निकला, अगर हम इस HI को गायब कर दे किसी तरह से, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है, इसको हम गायब कैसे करें? सवाल तो यहाँ उठता है कि हम गायब कैसे करें। तो यहाँ पर HI को हम रिमूव करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सीकारक। हिंदी में लिखते रहे बच्चों को लिख रहे हैं। बच्चे लोग जो आप अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आपको हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी में जैसे इसको लिखना है तो हम लिख नहीं पाते हैं, तो इसको आप ऑक्सीकारक लिख लीजिए। बच्चों की प्रॉब्लम है कि हिंदी
लिखें तो हिंदी में हम आपको बोल दे रहे हैं, उसको आप बस लिखना ही तो है। ऑक्सीकारक, रिमूव्ड का मतलब बाहर निकलना, ये तो आप जनरली समझते हैं, ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो सनलाइट का मतलब सब समझ ही रहे हैं, एल्केन का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसको हिंदी में करते हैं, इसको आप लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होते हैं बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, रिमूव करने वाले होते हैं। जो ऑक्सीजन दाता होता है कहीं से नेसेंट, ध्यान रहे ये नेसेंट या नवजात ऑक्सीजन है। ऑक्सीकारक और अपचायकों में सभी बच्चे पढ़े होंगे, यहाँ पर हम नवजात, नवजात का मतलब एटॉमिक फॉर्म में होता है, परमाणु अवस्था में होता है। ये परमाणु है, O2 नहीं है, अणु नहीं है, परमाणु है। अब हर समय ऑक्सीडेशन में यही प्रक्रिया अपनाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीकारक क्या है तो आप कहेंगे जो ऑक्सीजन देता है। अपचायक क्या है? जो ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन देता है। तो इस प्रकार से इसको ये रिमूव करता है। और यही जो ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये यही इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं तो आप कहेंगे ऐसे केमिकल जो ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए बच्चे लोग हम कहते हैं कि आप पेन लेके बैठा करें, कॉपी लेके बैठा करें। और हम हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ा रहे हैं। हम आपके, हमारी प्रॉब्लम क्या है उसको हम क्षमा चाहते हैं इस चीज को, कि हम यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो हिंदी लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फंसेंगे, उल्टा पुल्टा कमेंट भी करेंगे, तो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। हम हिंदी बोल रहे हैं, बच्चे लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो अब ये रिमूव्ड, हाँ तो अब जरा देखिए, अब कोई अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि हम कौन सा ऑक्सीकारक ले, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे HNO3 भी ले सकते हैं, EHIO3 आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं, ये अच्छे काम करते हैं। अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, तो जरा देखिए ये जब टूटता है तो NO2 देता है, EH2O देता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। जब ये टूटता है तो आपका H2O देता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये उससे कंबाइन करेगी। इसका मतलब कि जब हमने HNO3 इसमें ऑक्सीकारक डाल करके रिएक्शन कराते हैं, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए चूंकि चाहिए, और नहीं तो ये तो तुरंत उसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके बैरियर लगा लेता है। इसलिए जब हम इससे करते हैं तो ये अभी आपने देखा कि ये जो टूटता है तो NO2 दे रहा है और H2O दे रहा है और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, नवजात ऑक्सीजन। अब यही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो HI यहाँ से निकल रहा है, अब ये यही नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और यहाँ पर ये पोर्शन आपस में रिएक्शन कर लेता है और H2O में बदल जाता है और फिर ये आयोडीन में बदल जाता है और फिर ये रिएक्शन चलने लगती है। कहने का मतलब क्या निकला कि इसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कोई भी ऑक्सीकारक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन देते हैं। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं ये। अब ये निकली जो HI निकल रहा है, वही ऑक्सीकारक में जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, नवजात ऑक्सीजन निकल रही है, ये तुरंत उससे कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और आयोडीन को मूव कर देती है और फिर ये आयोडीन यहाँ पर चला आता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अगर हम HI लेते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। HI आयोडीन की जो रिएक्शन होती है वो हर समय उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो सभी बच्चे आपने देखा कि पहले क्लोरीन ब्रोमीन में से उसकी कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, पहली बात। और अगर किसी हाइड्रोकार्बन में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, कौन पहले रिएक्शन करता है, कौन बाद में रिएक्शन करता है। और इसके बाद आपने देखा, अभी हम उसको बताएंगे आगे, तो और आपने देखा कि जब हम HI का कराते हैं, मतलब आयोडीनेशन कराते हैं,
तो जो एल्किल हैलाइड और बना हुआ HI जो होता है आपस में कंबाइन करके पुनः रिएक्टेंट देने लगता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है। ये तभी होगा, ली सेटरल प्रिंसिपल सभी बच्चे पढ़े होंगे, ये लासातली का नियम ही है जो कि छुपा हुआ है। ली सेटरल प्रिंसिपल यहाँ पर छुपा हुआ है। तो आपने देखा बना हुआ प्रोडक्ट को घटाते चले जाइए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, और इसी को हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक ऑक्सीकारक पदार्थ डालेंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, HI से कंबाइन करके उसे पानी और आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये रिएक्शन में से समाप्त हो जाता है और रिएक्शन बैक गियर में आने से रुक जाती है। ठीक है, तो शायद हम आशा करते हैं बच्चे लोग समझ गए होंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला पॉइंट, सभी बच्चे पढ़े हैं कि जब हम किसी एल्केन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता ही नहीं है, ये तो मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड बनती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट में सभी बच्चे नोट कर लें कि जो हैलोजनीकरण में ये मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड ऑब्टेन्ड, हैलोजिनेशन प्रक्रिया में एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जैसे मेथेन का कराते थे तो क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन बना हुआ था, इन सबका मिक्सचर बना हुआ था। और हमने आपको बताया था कि जब वो एथेन भी बन जाता है मेथेन का कराने में, आप पिछला वीडियो देखिएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपने ये लिखा, तो अगले पॉइंट में आपने क्या देखा, हम प्योर एल्किल हैलाइड का निर्माण इस मेथड से नहीं करते हैं, और ये इस मेथड का उपयोग जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर का इंडस्ट्रियल होता है। इंडस्ट्रियल जहां मतलब ये प्योर फॉर्म में नहीं होती। अगर प्योर फॉर्म में लेना है तो ये मेथड आइडेंटिफाइड, ये बहुत खराब मेथड है, इसके द्वारा हमें शुद्ध प्रोडक्ट की प्राप्त नहीं हो पाती, ये मिक्सचर प्राप्त होता है। इसीलिए एल्किल हैलाइड के पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधि इस्तेमाल नहीं होती, और ये वहां होता है जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म ने बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, तो वो ऐसे सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, और भी होते हैं वो भी सॉल्वेंट की तरह काम करने लगते हैं, तो उसके लिए उस शुद्धता की आवश्यकता उतनी नहीं। ठीक है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एल्केनों का जो हैलोजिनेशन होता है, हैलोजनीकरण होता है, वो स्टेप बाय स्टेप अर्थात श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है। ये आपकी चेन रिएक्शन होती हैं। अगले पॉइंट में सभी बच्चे नोट करेंगे, श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है, ये चेन रिएक्शन होती है, अर्थात कि ये हाइड्रोजन तब तक हटता रहता है जब तक एल्किल हैलाइड में है, और जहां पर वो आ जाती है तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया। और इसके बाद आपने देखा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये रिएक्शन जो क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, क्या अंधकार या डार्क में संभव है? सोचने वाली बात है, बिल्कुल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल है जो उस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को समविदलित करता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करता है, तो फ्री रेडिकल बनेंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल ही मैकेनिज्म तो होती है। तो यहां पर आप एक पॉइंट और डाल दीजिएगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसे हिंदी में बच्चे लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और हमने सभी बच्चों को पढ़ाया होगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पहचानना कैसे होता है, वो समविदलन से बनते हैं। जैसे कोई भी हैलोजन था, मान लेते हैं कोई एक जनरलाइज हैलोजन ले लीजिए X2, तो सभी बच्चे देखें इसमें सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पर जब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके अलग हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है,
तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं और यही इसमें अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक जो सब्सट्रेट या आधार में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य या कार्बन कार्बन के मध्य को बॉन्ड को तोड़ता है, वही कहलाता है आक्रमणकारी अभिकर्मक। अगर वो मुक्त मूलक है तो मुक्त तीन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। फर्स्ट ईयर में सर ने आपको पढ़ाया होगा कि यहाँ पर जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं, जो सब्सट्रेट में उपस्थित बॉन्ड को तोड़ते हैं, जैसे मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड तोड़ता है, उसी को आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। अगर उसका अब यहाँ पर हट रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुक्त मूलक ही हटाता है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल हटा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल हटा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने आपको बताया था ये लाइट में ये होमोलाइसिस हो रहा है, ये होमोलाइसिस समविदलन के अंतर्गत ही बन रहे हैं और हमने आपको समविदलन की कंडीशन को बताया है। समविदलन क्या होता है? जब इक्वलिटी चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कंडीशन हमने आपको खूब अच्छी तरह बताया था कि होमोलाइसिस, अगर रिएक्शन में देख लीजिए कंडीशन, अगर उस कंडीशन को आप देखिए तो उस कंडीशन में अगर हमने आपको चर्चा किया था लाइट है, प्रकाश, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ताप है, अगर हम प्रकाश नहीं रखते हैं तो ये, और पर ऑक्साइड कहीं पर आ गई है, पर ऑक्साइड है, या जिस माध्यम में हो रहा है इन कार्बनिक विलायक में हो रहा है, ये कार्बनिक सॉल्वेंट के अंतर्गत अक्रिया हो रही है, मतलब ये मीडियम पर काम कर रहा है। तो इस कंडीशन अगर लगी है तो हर समय क्या होगा बोलो? हर समय इसमें होमोलाइसिस समविदलन ही होगा। तो चूंकि हम प्रकाश यहाँ पर बच्चों को दिखा रहे हैं तो समविदलन होगा और समविदलन का प्रोडक्ट क्या होता है बोलो? फ्री रेडिकल होते हैं। सभी नेक्स्ट टाइम पर सभी बच्चों को हमने पढ़ाया था कि ये फ्री रेडिकल वे होते हैं जो कि इनके पास अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और ये कभी भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल स्पीशीज होती है और ये हाईली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तुरंत कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की चेष्टा रखती हैं और यही कारण है कि वो स्पीशीज ज्यादा। तो सभी बच्चे देखें कि ये चेन रिएक्शन होती है, 1 by 1 हटता है, दूसरी बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसे मुक्त मूलक हटाते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो मुक्त मूलक कैसे बनते हैं? होमोलाइसिस से। होमोलाइसिस कब होता है? जब ये कंडीशन होती है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये चीज का स्क्रीनशॉट। और जरा देखिए, अब हम एल्किल फ्लोराइड ने जो बनाया था वो इससे तो बन ही नहीं सकती क्योंकि ये विस्फोटक अक्रिया होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो हम उसको कैसे बनाएंगे इसको जरा देखिए। अगला नोट में डालिएगा सभी बच्चे लोग। फॉर्मेशन ऑफ RF, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण। हमने बताया था एल्किल अगर फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, आप मान लेते हैं बच्चे लोग मीथेन ले लिए और फ्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट में, तो वही बनेगा, HF बन जाएगा और ये रिएक्शन विस्फोटक हो जाती है, ये एक्सप्लोसिव हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है और तब हम इससे बना ही नहीं सकते, चाहे वो किसी प्रकार की सनलाइट हो, डिफ्यूज लाइट हो, कोई भी हो। ये बहुत रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, हमने आपको रिएक्टिविटी आर्ट बताया है, फ्लोरीन सबसे बहुत रिएक्टिव होती है, ये तुरंत रिएक्शन होता है और एक सवाल ये उठता है विस्फोटक क्यों हो जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक्सप्लोसिव क्यों है, विस्फोटक क्यों है? तो शायद आप भूल गए हैं, पिछले टर्म पर हमने आपको बताया, पिछले लेक्चर में आप देखिए तो हमने बताया था कि हाइलोजिनेशन प्रोसेस एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि उसमें हीट बाहर निकलती है, और जब हीट बाहर निकलती है, अगर तेजी से रिएक्शन होगा तो थोड़े समय में इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि वो हर समय एक्सप्लोजिव या विस्फोटक हो जाएगा। और यही कारण है कि फ्लोरीन इतनी तेजी से रिएक्शन करती है, चाहे वो ब्राइट लाइट में हो और चाहे वो डिफ्यूज लाइट में हो, इसकी रिएक्टिविटी इतनी तेज होती है कि तुरंत वायलेंस कर जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसीलिए जो है फ्लोरीन का निर्माण हम इस मेथड द्वारा कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पास तो ये बना ही नहीं, एल्किल फ्लोराइड बना ही नहीं, हमारे पास तो बना ही नहीं। तो कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक रिएक्शन है जिसे स्वार्ट रिएक्शन। अब स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन क्या होती है, जरा ध्यान से बच्चे लोग देखें। स्वार्ज रिएक्शन ये कहती है कि हम कोई भी फ्लोरीन को छोड़ करके हम कोई भी एल्किल हैलाइड का दूसरा रूप ले लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं, जैसे क्लोरोमेथेन बच्चे लोग बना लिए, क्लोरोइथेन बना लिए, कुछ भी बना लिए। तो मान लेते हैं RX है, यहाँ पर जो बच्चे X देख रहे हैं ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो सकता ना। अब इसी से रिप्लेस कराएंगे। अब हम इसमें कोई भी मेटैलिक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दें बच्चा लोग, जब कोई भी एलिमेंट धातु से रिएक्शन करता है, वो हाइड्रोजन तो आइड बनाता है, क्लोरीन क्लोराइड बनाया, ब्रोमीन ब्रोमाइड बनाया, फ्लोरीन फ्लोराइड बनाया, और अगर वो आयोडीन है तो आयोडाइड बनाया। उस मेटल का फ्लोराइड लेना है, इस मेटल का फ्लोराइड, कोई मेटल। अब इसमें बच्चे लोग मेटल की फ्लोराइड में बहुत हैं, जैसे आपने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, आपने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, और मर्क्यूरी क्लोराइड ले लिया, मर्क्यूरियस क्लोराइड, एजिशियम। अब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये इसके हमने फ्लोराइड ले लिया। अब सभी बच्चे जानते हैं, तब यहां पर आपका बनेगा RF, ये RF बन जाएगा, और फिर आपका बन जाएगा जो मेटल का है वो X इधर आएगा। तो आपने देखा कि अगर आपने इसको लिया है तो इसका इसके साथ रिएक्शन होगा, और इसका इसके साथ रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट तो यही है, बन गया आपका। तो अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 है, हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, मान लीजिए CH4 है। अब इस CH4 को आप सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, CH3 और Br ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर X के स्थान पर हमने क्या लिखा है, Br। अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। तो एक आपने रूल पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो भी हम रिएक्शन कराते हैं तो अधिक रिएक्शन वाला कम वाले को अपने स्थान से हटा देता है, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। तो बताओ क्या बनेगा, आपका CH3F बना, और क्या बनेगा AgBr, और इसका ये प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, सॉल्युबल नहीं होते हैं, अवक्षेप के रूप में आ जाता है। तो आपने देखा, और इसी को हम कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। और फर्स्ट ईयर में सर ने आपको पढ़ाया होगा स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, जो कि यहाँ पर भी है, लिंकेज है, तो मत सोचिएगा, इसीलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का पोर्शन यहाँ पे लिंक है, उसी से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जब यही नहीं जानोगे तो फिर रिएक्शन आपके समझ में आएगी। तो हम समझते हैं कि बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि ये रिएक्शन फ्लोरीन का फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव होती है, तो अगर हमें एल्किल फ्लोराइड की आवश्यकता हुई तो हम कैसे बनाएंगे स्वार्ट रिएक्शन में। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, कम सक्रिय हैलोजन
युक्त जो है एल्किल हैलाइड को आप ले लीजिए और कहीं भी मेटेलिक फ्लोराइड, कोई भी धातु ले सकते हैं, इस मेटेलिक फ्लोराइड से उसकी रिएक्शन करा दीजिए। जो फ्लोरीन होता है मेटल में वो रिप्लेस कर देता है जो कम रिएक्टिव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है और हमें बन जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम समझते हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये तो सभी बच्चे देखें कि हमने जो बनाया वो फ्लोरिनेशन प्रोसेस से बनाया, वो भी एल्केन की। एक प्रोसेस एल्केन से हम और बना सकते हैं, जरा देखिए कौन सा प्रोसेस है। एक प्रक्रिया और भी है फ्लोरिनेशन के साथ, एक और रिएक्शन के द्वारा हम करा सकते हैं जो प्रोडक्ट वही बनेगा। अभी आपने देखा कि इसमें भी कोई मिक्सचर प्राप्त होता है, कभी भी प्योर फॉर्म होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चेन रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब जरा देखिए इसका दूसरा हम बी कैटेगरी डाल रहे हैं एल्केन से। ठीक है, हम किसी एल्केन का, कोई भी एल्केन बच्चे लोग ले लें और इससे SO2Cl2 इसे हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होती है, यहाँ पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होती है ये टूट जाती है। कैसे टूटती है? ये टूट करके देती है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस, और यही क्लोरीन गैस जब आपको मिल गया तो ये अभिक्रिया सनलाइट में शुरू हो जाती है। मतलब क्या निकला कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्लोरीन नहीं लिया है, हम ऐसे केमिकल को लेंगे जो आसानी से टूट करके क्लोरीन दे, और वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। और इस सल्फ्यूरिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम किसी एल्केन से कराते हैं तब हमें प्राप्त क्या होगा? आपका RH प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और आपका HX प्राप्त होगा। केवल यहाँ पर ये बढ़ जाएगा क्योंकि इसी के साथ ही आया है, बाकी क्लोरिनेशन का प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें CH4 है, अब सभी बच्चे इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो बताओ क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट तो सब में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो बताओ क्या बनेगा? बोलो फटाफट। तो CH3Cl बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा? HCl। दैट्स इट, खत्म। अब आप कोई भी बना सकते हैं। अब ध्यान रहे, अब ये रिएक्शन जब आपका चला, क्लोरीन आ ही गई है तो इसको भी अब क्लोरिनेशन कराना शुरू कर देती है और एक मिक्सचर बन जाता है। अभी हमने सभी बच्चों को बताया, इससे मिक्सचर बनता है और एल्केन से एल्किल हैलाइड कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं प्राप्त होती है। इस मेथड से चाहे वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराएं और या हम उसका क्लोरिनेशन या हाइड्रोजिनेशन कराएं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अब दूसरे मेथड पर आते हैं। ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा जो है जब आप बनाते हैं तो कभी भी इसमें कई रूल हैं। अब ये रूल इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे सभी बच्चे मार्कोनी का रूल पढ़े हुए होंगे। ठीक है, IIT मार्कोनी का रूल पढ़े होंगे या पेरोक्साइड जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इन रूलों की चर्चा इसमें होगी और फर्स्ट ईयर का पोर्शन में मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, खैरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, इस सब की चर्चा हुई थी। लेकिन डोंट वरी, जहां पर आएगा उसकी चर्चा हम कर देंगे। और मैं इतना चैलेंज करता हूं कि वो आपको आएगा जरूर से, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
और नहीं तो ये लेक्चर खत्म करने में हमें समय नहीं लगता, क्योंकि ये रिएक्शन हम कह रहे थे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ये सब फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया तो 5 ही मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, और बच्चे जुड़ रहे हैं। हम मान के चलते हैं आपने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा है बात अलग है, हम तो यही मान के चलते हैं कि बच्चा फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब मार्कोनी का फुल करेंगे तो आप कहेंगे बापरी का आ गया, तो सुना सुना सा लग रहा है, सुने सुना लगेगा फिर, ठीक है, इसीलिए सुना सुना ना लगे, हम आपको सुना दे रहे हैं। देखो अब सभी बच्चे नोट करेंगे फ्रॉम, एल्कीन, एल्कीन द्वारा, फ्रॉम एल्कीन या एल्कीन द्वारा। आप जरा देखो, अब इसमें हमें लेना क्या है, पहले तो हम कोई चीज को बनाते हैं तो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना, घर बनाओगे तो ईंट वगैरह सब लाओगे कि पहले इसे कल्पना, नहीं तुम लोग कल्पना में बहुत घर बना लेते हो, ठीक है, तो यहाँ नहीं बनाना, ये हकीकत है। तो जो पहले हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और सभी बच्चे जानते हैं हमें एल्कीन ये है, और ये भी आप जानते हैं कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, लूजली बाउंडेड का हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत ही वीक होता है, दुर्बल होता है। लूज का मतलब होता है दुर्बल, ये दुर्बल बल से जुड़ा होता है, और ये इजीली टूट जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन को टूट करके क्या कर देता है, फ्री कर देता है। इसीलिए ये सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉनों का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे पाई बॉन्ड, चाहे वो 1 पाई बॉन्ड हो, चाहे 2 पाई बॉन्ड हो, चाहे 3 पाई बॉन्ड हो, कुछ भी है, ठीक है। तो एक चीज और बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लेक्चर हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से करिए, नहीं तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। दूसरी बात, जो आप गुड मॉर्निंग का ठीक है, एक बार हो गया तो ठीक हो गया, आपस में हम बार बार सेंटेंस करते हैं, आपस में इंटरनल ना करिएगा, नहीं तो ये सब होगा नहीं कुछ, क्योंकि देख तो रहे हो ना, मैं कभी इमोशनल लेक्चर दूंगा तो शायद आप रोने लगेंगे आज की पर। अब आप अपने घर में देख लीजिए या बाहर देख लीजिए किस प्रकार का माहौल चल रहा है। नौकरी जिसकी है छुट्टी पड़ी जा रही है, पढ़े लिखे नौकरी करने वाले छूट रहे हैं, तो आप तो अभी नौकरी करने जा रहे हैं, आपकी हालत क्या होगी अगर यही दशा रही। इसलिए आप अभी से अलर्ट हो जाइए, और आज के युग में जो पहले से अलर्ट नहीं हुआ तो बस द्वार द्वार धक्का ही खाएगा। इसीलिए हाँ, हम मानते हैं, हंसी मजाक कर लीजिए, वो चलता है, स्टूडेंट लाइफ में चलता है ये सब, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ऐसी लाइफ आपको जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं। अब पढ़ के पास होगा, आपके कंधे पर बोझा रखना पड़ेगा, आप मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी करें बोझ, परिवार बस जाएगा सुपर बोझ, वहीं तब के मर जाओगे अगर कुछ नहीं करोगे। इसीलिए कहते हैं बी अलर्ट, कोई एक लिमिट होती है। अभी किसी भी समय जब लेक्चर शुरू है तो कम से कम हम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, तो हम तो चैलेंज करते हैं कि वो बच्चा 1.5 घंटा केवल बैठ करके पढ़ ले, और उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा देखते रहिए, आराम 5 मिनट देखेंगे, अगर लेक्चर को ठीक ढंग से है तो उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर सब आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट बेस्ड होती है, ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो ये तो हिंदी से भी सरल लगती है। हम आपको देखो कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताए, अभी तो हमारा आज चौथा लेक्चर है, ठीक है, तो अगर आप ये रहा ऐसे ऑनलाइन रहा तो आपको देखिए हम कैसे कैसे ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। और ये हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, क्लास कुछ और बात होती है, यहाँ कुछ और बात है, क्योंकि हमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, यही आप बच्चे जो हमारे हैं, यही 2-4 महीने बाद फिर मेडिकल की इंजीनियरिंग की आया तो एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और इसी से तो पूछा जाएगा। जब आपका बेस ही तैयार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। इसीलिए बी अलर्ट। हम मैसेज, बच्चे को शिकायत होती है मैसेज बॉक्स नहीं पढ़ते, मैसेज बॉक्स क्या पढ़े बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है बाहर बैठे रहते हैं, मैसेज बॉक्स लेकर के आप प्रॉब्लम
विजिबिलिटी की है, लाइट की है, किसी का है। लेकिन अगर हम गुड मॉर्निंग सब बच्चों को कहने लगे मैसेज बॉक्स में गुड मॉर्निंग फलाने, गुड मॉर्निंग ढकाने, तो हम घंटा पढ़ाएंगे? या तो हमें कम समय में देना है और कितने समय रह गए, इतना लेक्चर हमें पढ़ाना है, इतने चैप्टर पढ़ाने हैं, यही करेंगे तो कुछ कंप्लीट होने वाला है नहीं। इसीलिए हम तो चाहते हैं कम समय में बच्चों कितना ज्यादा से ज्यादा दें, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप सपोर्ट करेंगे। मैसेज बॉक्स में कोई वल्गर चीज न लिखा करिए, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके। किसी भी टीचर को, चाहे वो हम हो चाहे किसी टीचर होता है, उसको वल्गर ही पसंद नहीं होता। नहीं पसंद है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। कहीं ऐसी जगह पर वीडियो देखिए जो आपके समझ में आता। और दूसरी बात, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जो बच्चे लिख रहे हैं जिनको मालूम है हिंदी लिखा करिए। लूजली बाउंडेड का मतलब बहुत दुर्बल बाउंड होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, वो हमारी कमी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। मैं हिंदी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं हिंदी लिखूंगा गलत हो जाएगा, आप हंसेंगे और आपस में हमको एक नहीं 1000 गाली पड़ेंगी। ठीक है, ये तो आप देखें लूजली बाउंडेड है, तो हमें एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम RX को बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड को बना रहे हैं। तो पहला मटेरियल तो हमें ये मिला, और दूसरा हम लेंगे कोई भी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड आप HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और HF नहीं ले सकते, यहां पर HF नहीं ले सकते। पूछो काय को, क्योंकि ये एक ऐसा हमने आपको बताया था, जहां फ्लोरीन क्लोरीन का चक्कर होता है वहां कुछ घन चक्कर जरूर हो जाता है। ये अलर्ट हो जाइए, फ्लोरीन के केस में क्या है, जहां भी देखिए हर समय बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादातर अपवाद एक्सेप्शन केस इसी में होते हैं। कारण क्या होता है, अब आप लगा लीजिए जो हमने अब तक बताया है। आप कंसेप्ट को देखिए, आप रटने की जरूरत नहीं है ये कैसे हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है। कभी बहुत गौर किए हैं, ये सब तो रिएक्शन भाग ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? सवाल यहां पर है। इसका मतलब यही नहीं ले रहा है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जो हम रिएक्शन भाग लेने वाले एंथैल्पी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊष्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये तो संभव ही नहीं है, सीधी सी बात है। और बॉन्ड जितना बड़ा होता चला जाएगा, हमने आपको बताया होगा सभी बच्चों को, H आप मान लेते हैं कि H और F है, और HCl है, HBr है, HI। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो है बड़े और बड़े होते चले जा रहे हैं। ये तो हाइड्रोजन ये सब में उतने हैं, अब उतने बड़ा है। अब आप देखिए इसके बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, इसमें और बड़ा, इसमें और बड़ा। तो बताओ तोड़ना किसका आसान हो जाएगा? इसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए अगर हम आपसे पूछिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आप आंख बंद करके कहेंगे चाहे। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक है। बॉन्ड लेंथ अधिक होने का क्या मतलब है, ये एंथैल्पी द्वारा आराम से टूट जाएगा। और कौन HF सबसे कम रिएक्टिव नहीं के बराबर क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही छोटा है, और छोटा को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए। जो एंथैल्पी हम रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊष्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसको तोड़ने में सक्षम नहीं होता। इसलिए एल्कीन के जो HF से रिएक्शन नहीं होगी, इनसे रिएक्शन हो जाएगी। यही हम इस्तेमाल करेंगे, इससे रिएक्शन हो जाएगी। और ज्यादातर केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में और जगह पर HBr का ही प्रयोग किया गया है, और इसी के द्वारा इसी पर सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हम खैरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ाएंगे, पराक्साइड इफेक्ट, वो केवल HBr ही करता है। ये और ये उसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, क्यों नहीं लेते उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि हम एल्कीन द्वारा जो है किस प्रकार से निर्माण करेंगे। और इसमें अब सवाल यहाँ पर ये उठता है चलो कि इसमें रिएक्शन किस प्रकार की होगी। अब हम एक रूल बच्चों को बताए होंगे कि जब कोई सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त होता है, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही होता है, केवल एकल बंध होते हैं,
ऐसे कंपाउंड में अगर आप देखिए जैसे एल्केन बच्चे लोग पढ़े हैं, एल्केन है, और तब ऐसे कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। मतलब एक हटा के दूसरा आ जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन अगर हम अनसेचुरेटेड को ले लेते हैं, मतलब कि अगर वो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से हो, तब ये प्रतिस्थापन अपक्रिया न देकर के योगात्मक अपक्रिया देते हैं। कहने का मतलब जितने भी ये केमिकल हैं आप बच्चे लोग देख रहे हैं, ये सब के सब कैसी रिएक्शन देंगे? बोलो, एडिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? योगात्मक। योग हो रहा है, योगात्मक अपक्रिया इसको। ठीक है, अब कैसे होता है, क्यों होता है, और इसकी मैकेनिज्म क्या है, ध्यान रहे। मैकेनिज्म हम यहाँ हर रिएक्शन का बताते चले जाएंगे जो आपके कोर्स में होगा। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल पढ़े रहिए और देखिएगा कितना मजा आएगा इसके बाद आपको पढ़ने में, कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है केमिस्ट्री से हो जाए। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। बच्चे भागते क्यों हैं? जब कोई चीज पढ़ते उनको समझ में नहीं आता, ये कौन कौन शब्द आ गई तो पहली बार सुन रहे हैं, चौंक जाते हैं। वहीं चौंकते रहते हो तब तक एग्जाम आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि तुम लोग चौंकते ही रह जाओ और एग्जाम निकल गया चौंके चौंकने में। तो इस प्रकार से इसको सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में दो रूल भी आपको पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो ये है ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, सबसे महत्वपूर्ण है। एल्किल हैलाइड में दो तीन ऐसी रिएक्शन होती है बहुत। अब मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो आपको जगह जगह मिलेगा। अगर वही नहीं मालूम होगा तो उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां कोई चीज होगा वहां पर हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको आपसे ही हम सवाल करके एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए कि जो आपके मन में जो गलतफहमियां होती हैं अपने आप दूर हो जाती है कि कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक एल्कीन है और सभी बच्चे देखें यहाँ पर पाई लूजली बॉन्डेड है। जब ये किसी रिएक्शन के अंतर्गत टूटेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, तो जब ये टूटा तो बताओ एक एक वैलेंसी फ्री करेगा। क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से कोई बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर किसी भी तरीके से टूटेंगे तो इसका इधर एक एक वैलेंसी इस प्रकार से फ्री हो जाएगी। अब ये वैलेंसी फ्री करेंगे। अब वैलेंसी फ्री करने का मतलब कोई यहाँ पर जुड़ सकता है, बड़े आराम से जुड़ सकता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई HX लिया है तो ये एक पर हाइड्रोजन, और अब ये टूट गया है तो ऐसे बना लिया करो, सब गड़बड़ करोगे। ऐसे ही टूट गया है, ऐसे लिखा करो, ऐसे टूट गया, अब वैलेंसी फ्री हुई है, ऐसे लिख दिया करो। बच्चे लोग करते क्या है, कभी कभी यहीं तोड़ते नहीं, यहीं डबल बॉन्ड झटके में लगा देते हैं, नंबर झटके से कट जाता है। ठीक है, इसलिए आप गलती ना करें, उसके लिए एक सिस्टम है। पहले आप तोड़ दीजिए, आपने तोड़ा तो सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर क्या किया आपने वैलेंसी फ्री कर दिया, ये वैलेंसी फ्री हो गई आपकी। और फिर आपको इसको तोड़ करके एक X जोड़ दीजिए, ये X जोड़ दीजिए, बन गया आपका एल्किल हैलाइड। यही तो आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। अब सवाल उठता है कि ये बना कैसे, ये बनता कैसे है। अब इसकी, अब ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार की योग हो रहा है, यहाँ पर इस सिस्टम में इसका पूरा योग हो रहा है। अतः कौन सी अपक्रिया है, बोलो, योगात्मक अपक्रिया है। ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अपक्रिया है, योग हो रहा है। और योगात्मक अपक्रिया कहाँ होती है बच्चे लोग,
जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। क्या इसमें पाई बॉन्ड नहीं? क्या बिल्कुल है। इसलिए तोड़ करके अब सवाल उठता है कि जुड़ने वाला कौन है? फ्री रेडिकल है कि चूंकि सभी बच्चों को हमने बताया था कि जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, जो सब्सट्रेट में बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसे कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो फ्री रेडिकल हो गया, और सभी बच्चे पढ़े होंगे फ्री रेडिकल जो है उसमें अनपेयर्ड होते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ये तो फ्री रेडिकल हो गया। और दूसरी बात इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इन सेंटेंसों को देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है स्नेही, जिसको बहुत चाहत रखने वाला। तो हिंदी में इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन की चाहत कौन रखेगा? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कमी होने वाला मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगेगा। अब यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, अर्थात जो इलेक्ट्रोफाइल बच्चे लोग देख रहे हैं, जहां पर ये ई है, ये ई पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हर समय वहीं पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है। दूसरा होता है इसका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल में इस प्रकार से होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मान लेते हैं, सभी बच्चे जानते पॉजिटिव है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं है, तो इसे कहेंगे नाभिक स्नेही। और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए वो धन है। ये इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है इसलिए ऋण है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और न्यूट्रल है इसलिए मुक्त मूलक है। अगर किसी योगात्मक अक्रिया में फ्री रेडिकल जुड़ता है तो फ्री रेडिकल योगात्मक अक्रिया कहलाएगी। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो ना इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अक्रिया कहलाएगी। नाभिक स्नेही जुड़ता है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रिया कहलाएगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? ये एडिशन रिएक्शन योगात्मक अक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा होगा? अब इसको हम जरा देखते हैं। तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। अर्थात हम हर समय एल्कीन द्वारा जब एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे तो हर समय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही वो देगी। ठीक है। हाँ, तो जरा इसको आप देखिए, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, अभी बोर्ड है। अब यहाँ पर अगर बच्चे लोग HX को लिखें, अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं से शुरू होता है, कैसे हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म यहीं से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ तो लाइट वगैरह तो है ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी बच्चे पढ़े होते हैं, वो हाई होती है, हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे पूरे के पूरे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और जनरेट क्या होगा? ये और एक ये जनरेट होगा। अब सभी बच्चे देख रहे हैं, बताओ ये क्या है? ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले। अब जरा अपना माइंड लगाइए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दी एल्कीन? तो बड़े आसानी से आप हमको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये वीक बॉन्ड होता है, और ये वीक बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, ये इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, आसानी से टूट करके इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। अब इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है तो इसके प्रति यहाँ पर कौन पहले अट्रैक्ट होना चाहेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता?
ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉनों कमी ये दे रहा है। देखो अब एक सप्लायर है, ये सप्लाई कर रहा है और एक आवश्यकता है इसको, तो यहाँ पर तो आवश्यकता वाला भी है और सप्लायर भी है। तो सप्लायर जो है इलेक्ट्रॉन, अब जिसकी आवश्यकता होगी वही तो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है और तब यहाँ पर जाएगा सप्लायर के पास, पाई बॉन्ड जो है सप्लायर होता है, इसलिए यही पर अटैक करेगा, तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो सभी बच्चे बिना पढ़े जान गए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का सप्लायर होता है और वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन से नहीं है, वही जाकर के अटैक करती है। और जब इलेक्ट्रॉन से नहीं इस पर अटैक करती है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सभी बच्चों को इसकी मैकेनिज्म को बताते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से हो रहा है, बहुत आसान है और इसको कहीं भी आप अप्लाई करें, जब मैकेनिज्म जानते रहेंगे, बनाना प्रोडक्ट जानते रहेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। प्रॉब्लम तब वहां जनरेट होगी जब आप जो है बेसिक चीजों को मिस कर दिए होंगे कहीं क्लास में या पढ़ने में या कहीं भी। ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम। यहाँ पर बेसिक चीजों को हम ले करके पढ़ा रहे हैं कि जैसे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। जरा देखिए यहाँ पर अगर हम एल्कीन द्वारा बनाते हैं तो जरा देखिए एक जनरल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इसके बाद इसी को हम आपको पुट ऑन करेंगे। ये इस प्रकार से आपका है, इसका HX से रिएक्शन हुआ और यहाँ पर बॉन्ड टूटा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब इस तरह से बना देना है और इसके बाद वैलेंसी को फ्री कर देना है। एक जगह पर हाइड्रोजन, एक जगह पर हाइड्रोजन बन गया और बन गया प्रोडक्ट। और इसमें सेकेंडरी प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा क्योंकि योग हो रहा है, कोई चीज निकल नहीं रही है, यहाँ तो योग हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनने वाला है। अब यही आपका एल्किल हैलाइड RX हमें बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म को देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की क्रियाविधि। ध्यान रहे बच्चा लोग, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव में आप पूछे जाते हैं जो आप कंपटीशन देंगे, इसमें केवल क्या होता है कैसे प्राप्त करोगे, हैं? ये रिएक्शन है, कन्वर्जन आते हैं कौन कैसे कैसे बनाओगे, ओनली रिएक्शन देना होता है, उसमें कुछ लिखना नहीं। गलती आप यही कर बैठते हैं, उसको रिएक्शन में डाल देते हैं। तो रिएक्शन में न डाला करिए, और रिएक्शन में डालिए, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं फलाना ठिकाने से रिएक्शन फलाना फलाना बना, रिएक्शन गायब, नंबर नहीं मिलेगा। वो केवल वहीं वो लिखा भी रहता है, फिर भी आप उसको पढ़ते नहीं, उसमें केवल लिखा रहता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको आप पढ़वे नहीं करते हैं तो आप लिखना शुरू कर देते हैं फलाने ठिकाने फलाने के बाद, उस पर नंबर मिलने वाला नहीं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान बच्चे लोग रखेंगे। जरा देखिए, अब पहले जो HX हमने हाइड्रो एसिड लिया है, इसका डिसोसिएशन होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपने देखा ये हाई है, तो ये हाई वाला जो है इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पुश होकर के इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक H+ जनरेट हो जाएगा और एक X-। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नीडेड है और डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होगा और यही इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अटैकिंग रिएजेंट, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर बच्चे लोग देखें, अब यही आक्रमण कर सब्सट्रेट, सब्सट्रेट क्या है बोलो, सब्सट्रेट क्या है, ये हमारी एल्कीन है, इस एल्कीन पर आक्रमण करेगा। अब यहाँ पर अगर बच्चे लोग देखें तो CH मान लेते हैं, ये ऐसे जनरल रिएक्शन हमने लिखा है, तो ये डबल बॉन्ड है, C और डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर कौन अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीडेड है और ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, पाई बॉन्ड है, इसलिए अब बैलेंस को फ्री कर लीजिए। अब मान लेते हैं
कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक पर जाएगा, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वही तो जुड़ेगा ये, क्योंकि वही तो चालक रखता है। मान लेते हैं यहाँ पर गया, तो आपका जो बना इस प्रकार से जो एक पॉजिटिव हुआ और सी अभी बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पर H जुड़ गया। सभी बच्चे देख रहे हैं, जिधर जाएगा उधर ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से नहीं ही है, इसलिए वहीं पर जाएगा जहां पर नेगेटिव पार्ट जनरेट होगा। ठीक है, और ये सभी बच्चे देख रहे हैं एक प्रकार का कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन है, या इसे बच्चे लोग कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये अनस्टेबल स्पीशीज होती है, अनस्टेबल स्पीशीज होती है। क्यों होती है? ये अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनता है। अनस्टेबल माध्यमिक यौगिक वो होते हैं जिसकी रिएक्शन होती है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते। वो 10⁻6 से 10⁻8 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट उनको करना ही करना है रिएक्शन। अब होगा क्या कि जो बच्चे लोग देख रहे हैं इस प्रकार से ये बना हुआ है, अब इसके ऊपर जो है रिएक्शन करेगा, अब ये X-, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पर जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहीं जाके जुड़ जाएगा, और आपका बनाएगा C, और यहाँ पर X और C और H, यही आपका प्रोडक्ट बन गया, और यही आपका RH है, और यही इसकी मैकेनिज्म है। तो हम आशा करते हैं सभी बच्चे इस मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। हम फिर से समझा देते हैं। पहले कुछ नहीं होता, HX हाइड्रो एसिड का, हाँ अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन एक ही पर चले जा रहे हैं, आयन जनरेट हो रहे हैं, तो बताओ ये किस प्रकार का विखंडन है, किस प्रकार का डिसोसिएशन है? हेट्रोलाइसिस, विषम विदलन है। क्योंकि यहाँ लाइट फाइट कुछ भी नहीं है, डार्क में होता है, रिएक्शन डार्क में है, डार्क में होमोलिसिस होगा। अगर लाइट होती तो वो गड़बड़ कर देता। तब यहाँ पर अगर आप देखिए, डार्क लिखना जरूरी होता, यहाँ पर ये होमोलिसिस ढंग से टूट रहा है। अब जो जैसे तो है वैसे तोड़ेगा, अगर ये आयन है तो आयन में तोड़ेगा, अगर कहीं फ्री रेडिकल होता तो फ्री रेडिकल में तोड़ता। जो जैसा होता है वैसे को तोड़ेगा सबस्ट्रेट में, अगर ये आयन है तो आयन में तोड़ेगा, अगर ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? सम्मिलन में। और आयन कैसे बनेंगे? हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह से हो रहा है। अब एक ऐसी रिएक्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये तो जनरलाइज्ड थी, उसका हमने मैकेनिज्म बताया। अभी एक तरह से हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन। अभी तो ये सिमेट्रिकल हो रहा है, क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं, तो पहचानना सीखिए। मान लीजिए कोई बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया एथिलीन, और इसको आपने HCl से रिएक्शन कराया, तो आपको कुछ करने नहीं है, बांड को तोड़ दीजिए। बांड को तोड़े तो CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब एक जगह पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक जगह पर आप क्लोरीन जोड़ दीजिए, बन गया। तो अब यही तो आपका से बचेगा CH3, CH2 और Cl है, एथिल क्लोराइड बना। देख रहे हो कि नहीं? चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आसान ऐसे ही लगता है, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना कम होती है। पहले आप बांड को तोड़िए और फिर वैलेंसी को फ्री करिए और फिर जोड़ दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। गलती आप उठा जाते हैं जब आप ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट तब। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है, अब इसके ऊपर अगर हम HBr से रिएक्शन कराएं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बांड को तोड़ देना है। तो बताओ बनेगा क्या? यहाँ पर सभी बच्चे CH3 CH और फिर आपका सिंगल बॉन्ड हो गया CH, फिर CH3 है, अब वैलेंसी फ्री हो गई है। एक जगह पर H जोड़िए, दूसरी जगह Br जोड़ दीजिए। यह इसका नाम अल्केन नाम बोलो बच्चा, 1 क्लोरोएथेन। इसका नाम 1 नहीं लिखा जाता, ये आपका क्लोरोएथेन है।
और यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग नजदीक इधर से है, नंबर 1 2 कार्बन, इधर के जो 1 2 3 पर है, 1 2 3 4, तो दो पर ब्रोमीन लगा है तो 2 ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 4 4 के लिए हम ब्यूट इस्तेमाल करेंगे, सब सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है इसलिए एन का इस्तेमाल करेंगे, तो तीन खंडों को तोड़कर एक। ठीक है। अब सवाल उठता है कि एल्कीन में एक होती अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ जब सिमेट्रिकल है तो आप कहीं जोड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है। अब सोचिए, बहुत आसान है। अगर इसी पर आप गौर करिएगा कि यहाँ पर अगर डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्ड से लगे हुए जो कार्बन है, ठीक है, इसकी सिमेट्रिकल हो, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, तब इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन डबली बॉन्डेड है, इससे 2 है, इससे 2 है, और यहाँ पर आप देख लीजिए इससे 1 है, इससे, तो दोनों समान हैं, तो ये कैसी एल्कीन है बोलो, ये तो सब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, डबली बॉन्डेड कार्बन के जो ग्रुप लगे होते हैं वो सिमिलर हो। ये जरूरी कि हाइड्रोजन ही हो। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल बच्चों को और दिखा दे रहे हैं, जैसे CH3 है और CH3 है और C है, डबल बॉन्ड है, C है और CH3 है और CH3 है। अब यहाँ तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, यहाँ पर सेम ग्रुप लगे हैं, देख रहे हो ना, तो ये दोनों सिमेट्री में है, एक ही जैसे हैं। तो चाहे हाइड्रोजन है या सेम ग्रुप लगे होते हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। ये सब के सब सिमेट्रिकल है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर HBr से रिएक्शन कराया तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH3 और C, और सिंगल बॉन्ड हो गया C और यहाँ CH3 और CH3 और इसकी वैलेंसी 3 हुई है, एक जगह पर हाइड्रोजन, एक जगह पर बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इसमें कोई बाई प्रोडक्ट बनना नहीं है। अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX का एडिशन रिएक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन reaction of HX in unsymmetrical एल्कीन। असममित एल्कीनों में HX की अभिक्रिया। यहाँ तो इसे बच्चे देखे कि अभी हमने जो कराया सब सिमेट्रिकल हैं, अब हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन in unsymmetrical एल्कीन, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे लोग, असममित एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया। असममित एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया, और वो भी HX से रिएक्शन कराएंगे। तो आज का यहीं तक। नेक्स्ट टाइम पर हम इनके रूल बताएंगे। हम आपको आउट कर दे रहे हैं हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। बच्चे लोग एक बार आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक होगी, उससे एक बार देख लिया करिए, देखिए कितना मजा आएगा। वैसे हम हर चीज को बताते चले जाए, जो चीज वहां पर आपको समझ नहीं आ रही होगी ना, यहाँ से समझ लो। हम मार्कोनी का फ्लूइड पढ़ाएंगे, एंटी मार्कोनी का फ्लूइड पढ़ाएंगे, खैरास इफेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसमें देखिए आपको कितना मजा आता है। आप खुद ही करना शुरू कर दें, इसमें क्या लगेगा, कैसे होगा। ठीक है, तो आज की मुलाकात यहीं तक। हैव अ गुड डे।
50 हमें कुर्सी लग जाए ना